नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम एचआरटीसी कंडक्टर का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है कंडक्टर का जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। 10 दिसंबर को क्या है, संडे 11 से लेकर 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस बार एक बड़ा बदलाव भी किया है एचपीपीएससी ने। वो क्या है, वो है नेगेटिव मार्किंग। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत किए तो सीधा 1 नंबर गया। अगर 20 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 5 नंबर जो है वो कट जाएंगे। तो इस बार फूक फूक के कदम रखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट 3 है, तो इससे पहले मैंने आपको 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिए हैं। तो यूट्यूब में जाना, हमारी प्रीवियस वीडियो देखना, वहां पर 2 मॉक टेस्ट आपको और मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो उन्हें भी अटेम्प्ट करना। बाकी इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और पहले खुद मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में तो मैं आपके साथ सारे आंसर डिस्कस करूंगा ही, और उसके बाद अपना स्कोर भी बताना कि कितना स्कोर बन रहा है आपका। ठीक है, कमेंट करके स्कोर बताना इस मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बन रहा है। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही 10 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। आगे डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, मगर उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उन्हें बस वेरीफाई करेंगे। जो आपकी सिलेक्शन होनी है वो किससे होनी है, वो 10 दिसंबर को जो एग्जाम है उसमें जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होने वाली है। तो एक ही पेपर है, जो अच्छे नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। और उम्मीद करेंगे जो एग्जाम है वो फेयरली हो। ऐसा है, पिछले कई सालों से चीटिंग हो रही थी, मगर अब उम्मीद है जो पेपर है वो आपका फेयरली होगा। नेगेटिव मार्किंग कर दी कोई बात नहीं, मगर जो एग्जाम है वो फेयरली होना चाहिए। कोई भी पैसे देके नहीं लगना चाहिए। जिसके नंबर अच्छे हैं, जिसने मेहनत करी है, उसी की सिलेक्शन होनी चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन अबाउट नेसेसिटी फॉर कंडक्टर लाइसेंस। तो कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में कौन सी धारा है, तो बताइए कौन सी धारा बताती है कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में। सेक्शन 30, 34, 31 या सेक्शन 29। तो बताइए फर्स्ट राइट आंसर क्या है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में क्या दिया रखा है, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में बता रखा है। एक सेक्शन 30 भी है, तो सेक्शन 30 में क्या बताया, ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। जो आपका कंडक्टर लाइसेंस दिया जाता है वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 29 में क्या बताया है, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, उसे डाउनलोड करो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को देखना, तभी जो है आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। तो कंडक्टर लाइसेंस के अनुदान के लिए अयोग्यता के बारे में कौन सी धारा बताती है। तो मान लीजिए आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंडक्टर लाइसेंस के लिए नहीं है, ठीक है, उतनी नहीं है, तो आपका जो कंडक्टर लाइसेंस है वो देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अथॉरिटी होगी वो कंडक्टर लाइसेंस देने से आपको मना कर सकती है। तो ये किस धारा में दे रखा है, सेक्शन 30 में दे रखा है, सेक्शन 31 में, सेक्शन 32 में, सेक्शन 35 में। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। तो कंडक्टर लाइसेंस देने से मना कर सकती है अथॉरिटी, अगर आपकी कोई भी जैसे क्वालिफिकेशन नहीं है तो उस कारण भी आपको बोल देगी कि हाँ आपको कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ बताया, सेक्शन 31 में। वहीं सेक्शन 32 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 में क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है अगर आपको कोई डिसीज हो जाती है या फिर आपको कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको कंडक्टर लाइसेंस जो है आपका रद्द किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कंडक्टर लाइसेंस मिल रखा है, उसको रद्द किस केस में कर देंगे, आपको कोई डिसीज हो गई, मान लीजिए आपको कोई डिसेबिलिटी होगी जैसे पैरालाइज हो गए, तो भी आपका कंडक्टर लाइसेंस रद्द कराया जा सकता है। वो किस केस में, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। और डिस्क्वालिफिकेशन किसमें, सेक्शन 31 में। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के आपसे क्वेश्चन इस बार पूछने वाले हैं, तो उसको जरूर अच्छे से पढ़ना। थर्ड देखिए, व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टर लाइसेंस। तो कंडक्टर लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो बताइए कितनी उम्र होनी चाहिए, 18, 20, 21, 25। तो इजी सा क्वेश्चन है। जब कंडक्टर का आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें बोला भी है 18 से 45 साल के जो युवक हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, युवक युवती जो भी हैं वो भर सकते हैं। तो मिनिमम कितनी है, 18 साल। तो 18 साल तक जो है आपका मिनिमम एज है कंडक्टर लाइसेंस के लिए। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ देखिए, विच सेक्शन अबाउट नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण की आवश्यकता के बारे में कौन सी धारा है, तो आपको बताना है जो आपकी व्हीकल, जैसे आप कोई कार लेते हो, बाइक लेते हो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो किस में बता रखा है, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 39, 40, 41 या 42। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 39। तो पंजीकरण की आवश्यकता यानी नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन किस में बताया, सेक्शन 39 में बता रखा है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखिए, विच सेक्शन अबाउट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। तो मोटर वाहन की अस्थायी पंजीकरण के बारे में किस धारा में बताया गया है। तो जैसे आप कोई कार खरीदते हो तो स्टार्टिंग में आपको जो है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देते हैं, बाद में जो है आपको परमानेंट मिलती है, तो पहले तो टेम्पररी मिलती है, तो वो किस धारा में बताया गया है, सेक्शन 39, 40,
34 या 43? तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 43। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है आपकी किसकी धारा के अंडर आती है? सेक्शन 43 के अंडर जो है आती है। अगर आप हमसे एचआरटीसी कंडक्टर के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहां पर मैंने टोटल 12 मॉक टेस्ट आपके लिए डाल दिए। साथ में एक्स्ट्रा जो न्यू सिलेबस आया है, जैसे फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट, उनकी पीडीएफ्स भी दे रखी है, एक साल का करंट अफेयर भी डाल रखा है। तो उस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया, या फिर प्ले स्टोर में जाना, वहाँ पर एचपी एग्जाम फेयर्स लिखना, वहाँ पर कंडक्टर मॉक टेस्ट नेम से मैंने एक कोर्स बना रखा है। ठीक है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा एचआरटीसी कंडक्टर मॉक टेस्ट। उसमें मैंने जो है लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपके लिए बना दिए हैं। तो अब आपको पता है टाइम कम रह गया, तो इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करते हैं, वो अपनी तैयारी को चेक करते हैं, क्योंकि पढ़ तो उन्होंने लिया है, इतना टाइम हो गया है, तो तब से तैयारी कर रहे थे, लास्ट में क्या करते हैं, अपनी तैयारी को चेक करते हैं। तो अगर मॉक टेस्ट लेने होंगे तो नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है। बाकी इस वाली मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे डाउनलोड करके इसको अटेम्प्ट करना। ये भी मैंने बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बना रखा है, इससे पहले 2 और आपको जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखे हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो किस धारा के अंतर्गत जो है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका जो दिया जाता है कौन सी धारा के अंदर? सेक्शन 39, 48, 50 या 48? तो बताइए सिक्स राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 48। तो बी वाला कर दो चाहे डी वाला कर दो, दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन सी धारा के अंदर दिया जाता है? सेक्शन 48। तो बी भी सही है, डी भी सही है, जो भी आपको मिले वो कर देना। अब देखिए सेवंथ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो आपको बताना है, जैसे आपने कोई व्हीकल लिया है, मान लीजिए आप किसी और को बेच देते हो, तो उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो वो किस धारा के अंडर बताया गया है? तो बताइए कौन सी धारा के अंडर बताया गया? सेक्शन 50, 52, 51 या 56? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 50। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसके अंदर दिया है? सेक्शन 50 के अंदर दे रखा है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के क्वेश्चन थे। अब एचआरटीसी की वेबसाइट से देखते हैं क्वेश्चन क्या डाल रखे हैं। 8th है, इज देयर एनी सर्विस चार्ज और रिजर्वेशन चार्जेस एट एचआरटीसी बुकिंग काउंटर्स? तो क्या एचआरटीसी बुकिंग काउंटर पर कोई सेवा शुल्क या आरक्षण शुल्क देना होता है? तो बताइए देना होता है या नहीं देना होता है? यस, अ सर्विस चार्ज अप्लाइज। नो, देयर आर नो एडिशनल चार्जेस। सर्विस चार्जेस अप्लाई ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स। सर्विस चार्जेस अप्लाई ओनली फॉर ऑनलाइन बुकिंग्स। तो बताइए एचआरटीसी बुकिंग काउंटर में अगर आप जाते हो और वहाँ से कोई टिकट लेते हो तो आपको कोई एडिशनल चार्ज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? तो 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है नो, देयर इज नो एडिशनल चार्ज। तो अगर आप एचआरटीसी के बुकिंग काउंटर में जाओगे तो वहाँ कोई चार्ज देना पड़ता, मगर आप ऑनलाइन अगर टिकट बुक करते हो एचआरटीसी की वेबसाइट से तो वहाँ पर कितना 1.5% जो है सर्विस चार्ज आपको देना पड़ता है। तो अगर ऑनलाइन बुक करोगे एचआरटीसी की वेबसाइट से तो 1.5% जो है सर्विस चार्ज लगता है, मगर अगर काउंटर में जाओगे आप, वहाँ पर एचआरटीसी काउंटर में कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर कोई भी आपको जो है एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा, बस ऑनलाइन ही जो है आपका 1.5% का जो है सर्विस चार्ज लगता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेंशन्ड कैंसिलेशन रूल फॉर एडवांस टिकट? तो जो आपके कैंसिलेशन रूल्स होते हैं उसका पर्पस क्या होता है? जैसे आप देखोगे आपकी अगर बस है 4 बजे की, तो आप 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो है अपनी टिकट कैंसिल नहीं कर सकते। अगर उससे पहले करोगे तो आपका जो है कुछ अमाउंट वो काट देंगे और बाकी रिफंड कर देंगे। तो ये जो उन्होंने कैंसिलेशन रूल्स बनाए ये किस लिए बनाए हैं, इसमें पूछ रहा है। टू एनकरेज लास्ट मिनट बुकिंग, टू डिस्करेज कैंसिलेशन, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर पैसेंजर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? टू डिस्करेज कैंसिलेशन। तो ताकि जो लोग हैं वो अपनी टिकट को कैंसिल ना करें, इसलिए इन्होंने कैंसिलेशन रूल्स बनाए हैं। जो एचआरटीसी है उसने कैंसिलेशन रूल्स इसलिए बनाए ताकि लोग अपनी जो टिकट है उसे कैंसिल ना करें। तभी आप देखेंगे अगर इतने घंटे पहले किया तो इतना जो है आपका अमाउंट कट जाएगा, बाकी रिफंड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे रूल्स इन्होंने बना रखे हैं। तो क्यों बनाए हैं? टू डिस्करेज कैंसिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं 10th है, हाउ कैन टिकट बी रिजर्व्ड ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन? तो दिए गए अनुसार ऑनलाइन टिकट कैसे आरक्षित किया जा सकता है? तो अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं एचआरटीसी वेबसाइट से तो कैसे ले सकते हैं? रजिस्टर्ड यूजर के थ्रू, गेस्ट यूजर के थ्रू, रजिस्टर्ड और गेस्ट यूजर दोनों के थ्रू, या ओनली थ्रू एचआरटीसी काउंटर? तो अगर आपने एचआरटीसी की वेबसाइट में गए वहां से टिकट लेनी है तो कैसे लोगे? बोथ एज रजिस्टर्ड और गेस्ट यूजर। ठीक है, अगर आपने वहाँ रजिस्टर कर रखा है एचआरटीसी की वेबसाइट में तब भी आप टिकट जो है बुक कर सकते हो, या फिर गेस्ट यूजर आप अपनी डिटेल नहीं डालना चाहते सीधा गेस्ट यूजर की तरह जाओगे और वहाँ पर जो है टिकट बुक कर सकते हो। तो रजिस्टर्ड और गेस्ट यूजर दोनों ही तरह आप जो है अपनी टिकट बुक कर सकते हो एचआरटीसी की वेबसाइट से। 10th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 11 देखिए, कैन अ पर्सन विद एन ई टिकट ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन? क्या ई टिकट वाला व्यक्ति इसे दूसरे व्यक्ति को जो है दे सकता है? तो मान लीजिए आपने ई टिकट लिए, मान लीजिए आपने कुल्लू से लेकर दिल्ली तक की जो है टिकट बुक कर दी है ऑनलाइन, तो क्या आप किसी और व्यक्ति को वो टिकट दे सकते हो? यस विद अ फी, नो इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, यस विद परमिशन फ्रॉम एचआरटीसी, ओनली ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर आपने
जो है एचआरटीसी की वेबसाइट से जो है टिकट बुक करी है तो आप वो किसी और को नहीं दे सकते। नो इट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल। तो जिसके नाम से वो टिकट है वही बस में बैठ के जो है यात्रा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने नाम से टिकट जो है बुक कर ली और वो किसी और को दे देंगे तू चले जा, तो ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम से टिकट होगी वही जो है ट्रैवल कर सकता है। तो जो ई टिकट है वो आपकी कैसी है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12 देखिए, इज देयर एन एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन टू क्वालिफाई फॉर हाफ फेयर ऑन एचआरटीसी बसेस। तो क्या एचआरटीसी बसों में बच्चों के लिए आधे किराए की पात्रता के लिए कोई आयु सीमा है? तो बताइए, जो बच्चे होते हैं उन्हें आधा किराया देना होता है बस में, एचआरटीसी की बस में ट्रैवल करने के लिए। तो उसमें जो एज लिमिट है वो कितनी है? नो एज लिमिट, बिलो 10 ईयर्स, बिलो 8 ईयर्स या बिटवीन 5 टू 12 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? 12 का जो राइट आंसर है वो है बिटवीन 5 टू 12 ईयर्स। तो 5 से 12 साल के जो भी बच्चे होंगे थे एचआरटीसी की जो भी बस में वो बैठते हैं, जहां भी उन्होंने जाना है, जो भी उनका किराया होगा उसका हाफ ही देना होगा। तो हाफ किराया बच्चों को देना होता है 5 से 12 साल के बच्चों को। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 13th है, व्हाट एक्टिविटीज हैव बीन कंप्यूटराइज्ड एट द कॉर्पोरेट लेवल इन एचआरटीसी। तो कॉर्पोरेट में कितनी गतिविधियों को जो है कंप्यूटराइज कर दिया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटीज बताइए, इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है उसे कॉर्पोरेट लेवल में जो है कंप्यूटराइज कर दिया गया है। जैसे पहले कॉपी में जो है लिख के करते होंगे, अब जो है कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा काम। जैसे मंथली रिव्यू डाटा एंड इट्स एनालिसिस है, रूट वाइज इंफॉर्मेशन है, जीपीएफ सीपीएफ कंप्यूटराइजेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है आपकी, मंथली रिव्यू डाटा एंड इट्स एनालिसिस, रूट वाइज इंफॉर्मेशन, जीपीएफ सीपीएफ कंप्यूटराइजेशन, ये तीनों जो है कॉर्पोरेट लेवल में जो है कंप्यूटराइज्ड कर दी गई है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 14 देखते हैं, मोर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन डज एचआरटीसी प्रोवाइड फ्री जर्नी विद इन द स्टेट अलॉन्ग विद वन अटेंडेंट। तो एचआरटीसी कितने प्रतिशत से जो ज़्यादा आप जो है दिव्यांग होने चाहिए तभी आपको जो है विद इन स्टेट जो है फ्री ट्रैवलिंग देगी विद वन अटेंडेंट। तो कितने परसेंट से ज़्यादा जो है आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए? 40, 60, 70 या नन ऑफ दिस। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 70। तो कोई भी व्यक्ति जो 70% से ज़्यादा डिसेबल्ड है वो विद इन स्टेट फ्री ट्रैवल कर सकता है विद वन अटेंडेंट। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखते हैं, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर 2D पोजीशन, द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड। तो 2D स्थिति यानी दशांतर और अक्षांश को मापने के लिए कितने उपग्रहों का जो है आवश्यकता होती है? तो जैसे ये अर्थ है, इसमें कोई भी आपकी 2D पोजीशन है, उसे अगर मेजर करना होगा तो कितनी सैटेलाइट लगेगी? 3, 2, 1 या 4? तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है 3। तो 3 सैटेलाइट की मदद से जो है कोई भी पोजीशन 2D पोजीशन जो है उसे मेजर किया जा सकता है अर्थ में। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 16 देखते हैं, ड्यूरिंग विच ईयर द प्रोजेक्ट ऑन जीपीएस वॉज लॉन्च। तो जीपीएस पर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो बताइए कब शुरू की गई थी? 1973, 1971, 1970 या 1972? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है 1973। तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट ऑन जीपीएस जो है लॉन्च किया गया था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17th है, DDMA इज हेडेड बाय। तो सबसे पहले तो DDMA पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसको जो है हेड कौन करता है? जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो हेड करेगा, चीफ सेक्रेटरी, BDO या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर क्या है? 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो DM होगा वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है हेड करता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसे कौन हेड करता है? उसे प्रधानमंत्री। जैसे हमारे इस टर्म में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है, तो वो हेड कर रहे हैं। वैसे जैसे DDMA है, ये आपकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगी, वहाँ पर जो भी DM होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो उसे हेड करेंगे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, इफ अ चाइल्ड इज ब्लीडिंग वेरी फास्ट फ्रॉम अ वुंड यू शुड। यदि किसी बच्चे के घाव से बहुत तेजी से खून बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चे के जो घाव है वहाँ से तेजी से खून निकलेगा तो क्या करना चाहिए? डू नथिंग। ऑप्शन दे रखा है डू नथिंग, तो इसको तो ऐसे ही काट दो, डू नथिंग क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर दे रखा है प्रेस डाउन ऑन द वुंड विद अ क्लॉथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो जो आपका वुंड है, चोट है, उसे जो है एक क्लॉथ से, एक कपड़े से जो है दबाओ। थर्ड दे रखा है पुट द वुंड अंडर अ रनिंग टैप। तो जो आपका घाव है उसे एक नलके के नीचे रख दो जिससे पानी निकल रहा है। टाई अ बैंडेज टाइटली बिलो द वुंड। तो ये करना है आपको, जो आपका चोट लगी है उसके नीचे जो है एक बैंडेज या कोई पट्टी जो है टाइटली बांधनी है। तो इसमें से सबसे अच्छा क्या है? प्रेस डाउन ऑन द वुंड विद अ क्लॉथ टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो जहां भी चोट लगी है वहां पर कपड़े से जो है थोड़ा प्रेशर लगाओ ताकि जो खून है वो ना निकले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर किसी को बच्चे को चोट लगी है और खून निकल रहा है तो वहां पर कपड़ा लगाओ और उस खून को निकलने से रोकना है। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। तो निम्न में से कौन सी एक वायरल रोग है? तो बताइए वायरल रोग कौन सा है, वायरल डिसीज कौन सी है? मीजल्स, डेंगू, एड्स या ऑल ऑफ द अबव? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव।
तो सारे जो आपके हैं वायरल डिसीजेज हैं, मीजल्स, डेंगू और एड्स, ये तीनों क्या है वायरल डिसीजेज हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो वायरस से ही होती है तीनों चीजें। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फंक्शन ऑफ अ पेमेंट गेटवे। तो निम्न में से कौन सा भुगतान गेटवे का सामान्य कार्य नहीं है। तो पेमेंट गेटवे जो होता है वो इन चारों में से क्या काम नहीं करता, सिंपली ये पूछ रहा है। ऑथराइजेशन ट्रांसैक्शन, ऑथराइजिंग ट्रांसैक्शन ये तो करता है। स्टोरिंग कस्टमर्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन ये भी करता है। इंक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा ये भी करता है। शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर तो ये नहीं करता। जो ऑप्शन डी है, जो पेमेंट गेटवे, इसका काम ये नहीं होता। जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन है जो फ्लिपकार्ट से खरीदा, तो पेमेंट गेटवे का काम क्या होगा, जो पैसे होंगे आपके खाते से जो है फ्लिपकार्ट वालों हैं उनके पास चले जाएं। मगर ये काम नहीं होगा कि हाँ जो प्रोडक्ट है वो भी आप तक पहुंचाना। वो काम किसका होगा, वो कंपनी का होगा, फ्लिपकार्ट का होगा। तो शिपिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर ये आपका पेमेंट गेटवे का काम नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या दे रखा है। हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ सांबर इन द वॉर विद द किंग देवोदास ऑफ आर्यंस। तो आर्यों के राजा देवोदास के साथ युद्ध में सांबर का सहायक कौन था। तो बताइए कौन था। अब ये आर्यन किंग था देवोदास और सांबर, इनके बीच में जो है 40 साल तक युद्ध हुआ था। तो आप एचपीजी के पढ़ोगे वहां पर आपको देर रखा होगा कि 40 साल तक इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जो देवोदास था इसका सलाहकार कौन था, ऋषि भारद्वाज था। वैसे ही जो सांबर था इसका सलाहकार कौन था, वार्ची था, सुदास था, अर्जुन था या प्रद्युम्न था। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वार्ची। तो वार्ची किसका, सांबर का सलाहकार था। और किंग देवोदास का जो सलाहकार था, असिस्टेंट था, वो कौन था, ऋषि भारद्वाज था। 40 साल तक इनके बीच में युद्ध हुआ और उसमें जो आपका देवोदास है ये जीत जाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 देखिए, हु वॉज द कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी विच कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा करने वाली मुगल सेना का सेनापति कौन था। तो 1620 में जब कांगड़ा फोर्ट पे जो है आक्रमण किया जाता है किस व्यक्ति द्वारा, और वो जो है इसे जीत भी जाता है, ठीक है, कब्जा भी कर लेता है। तो कौन व्यक्ति जो है जो हमला करता है, शाह कुली खान, शेख फरीद, मिर्जा रुस्तम कंदारी या नवाब अली खान। तो इसका राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो है पहले मुगल किलेदार भी बनते हैं कांगड़ा फोर्ट के। तो कौन थे मुगल आर्मी के कमांडर, वो थे नवाब अली खान। इन्होंने ही जो है कांगड़ा फोर्ट पे हमला किया होता है और इसे कैप्चर भी कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लास्ट मुगल किलेदार कौन थे कांगड़ा फोर्ट के। तो वो कौन थे, सैफ अली खान। जैसे ये नवाब अली खान लिखा है वो उनका नाम था सैफ अली खान, ठीक है, आगे सैफ लगा दो। सैफ अली खान लास्ट थे, पहले कौन थे, नवाब अली खान थे जो मुगल किलेदार थे कांगड़ा फोर्ट के। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, वे डिड द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल ओरिजिनली इमर्ज फ्रॉम। तो कांगड़ा चित्रकला शैली मुलाद कहाँ से जो है उदित हुई। तो आपको बताना है जैसे कांगड़ा पेंटिंग है उसका जो उदय हुआ है ओरिजिनली वो कहाँ से हुआ है, बसौली से, सुजानपुर से, नूरपुर से, गुलेर से। तो कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल जो है इसका इमरजेंस कहाँ से हुई है। तो 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है गुलेर। तो गुलेर जो है यहाँ से जो है कांगड़ा कलम जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये हिमाचल जीके के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाले, बहुत ही ज्यादा वास्ट जो है सिलेबस बता रखा है। 10 टॉपिक है कुछ और ये नहीं पता कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो तैयारी अपनी अच्छी रखनी है और मैं आपको बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट देना जरूरी है इस टाइम, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगेगा। फ्री ऑफ मॉक टेस्ट भी आपको करा रहा हूँ। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे वहां पर मैंने 2 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ के करा रखे हैं, ये तीसरा कर रहे हैं। अगर आगे टाइम मिलेगा तो एक और मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। कुछ 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां जुड़ रखे हैं, तो कोई भी अपडेट होती है, कोई एग्जाम आता है उसकी नोटिफिकेशन वहां दे देता हूँ। कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल होगा वो भी मैं वहां पर डाल देता हूँ। तो नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करना या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ HP एग्जाम फेयर्स लिखना, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अब 24 क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है। तो आपको बताना है एक बुक है जिसका नाम है हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो कौन है, मियाँ गोवर्धन सिंह, शांता कुमार, देवराज शर्मा या ठाकुर सेन नेगी। तो 24 का राइट आंसर बताइए, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये बुक किसने लिखी है। तो 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का जो राइट आंसर है वो है देवराज शर्मा। देवराज शर्मा ने लिखी है हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य इस बुक को। 25 है, विच इज द बेस्ट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट। तो आपके जो नींबू यानी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनको उगाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा क्षेत्र है आपको बताना है। तो सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा होगा जो आपके नींबू वाली फल है उन्हें उगाने के लिए। तो अल्पाइन, शिवालिक, इंटीरियर हिमालय या कुल्लू वैली। तो बताइए सिट्रस फल को उगाने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है, अल्पाइन, शिवालिक, इनर हिमालय या कुल्लू वैली। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू वैली। तो कुल्लू जो वैली है वो आपकी सबसे अच्छी जगह है सिट्रस फलों को उगाने के लिए। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 26 है, बाय विच नेम इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ चंद्रभागा वैली नोन। तो चंद्रभागा घाटी का जो नववर्ष त्योहार है वो किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है, फागुली,
हाल्दो, गोची या चौरासी। तो जो चंद्रभागा घाटी है वहाँ पे जो नव वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हाल्दो। तो हाल्दो बोलते हैं जो चंद्रभागा घाटी में नव वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, इन विच माउंटेन एरिया डज द बल वैली ऑफ मंडी फॉल? तो मंडी की जो बल घाटी है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? तो आपको बताना है मंडी में जो बल घाटी है वो कौन सी पहाड़ी क्षेत्र में आती है? मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र या निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? अगर आप बल गए होंगे वहां देखा होगा आपने प्लेन है, ठीक है, माउंटेन्स नहीं है वहां पर, प्लेन एरिया बल एकदम, तो वो कौन से में आता है? निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 28, इन विच एरिया इज मुकीला ग्लेशियर सिचुएटेड? तो आपको बताना है ये जो ग्लेशियर है मुकीला ग्लेशियर ये कहाँ पर है? मनाली में है, कुल्लू में है, बाघा घाटी में या मंडी में है? तो बताइए कहाँ पर है मुकीला ग्लेशियर? वैसे लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, लाहौल स्पीति में भी अगर हम प्रिसाइजली बोले तो कहाँ पर है? बाघा घाटी में है। तो मुकीला ग्लेशियर कहाँ है? ये आपका बाघा घाटी में है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 29 है, इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्टेब्लिश? तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो बताइए कब हुई है? 1970, 1974, 1971, 1968? तो बताइए कब हुई है? अब एचआरटीसी की तो सबको बताइए 2 अक्टूबर 1974 को हुई है, ठीक है, सबने याद करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई है? तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है 1971। तो 29 का जो राइट आंसर है वो है 1971 में जो आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना हुई है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 30 देखिए, सुख सागर लेक इज सिचुएटेड इन? अब आपको बताना है सुख सागर झील जो है ये कहाँ पर है? मंडी में है, कुल्लू में है या ऊना में है, चंबा में? तो बताइए सुख सागर झील जो है ये कहाँ पर है? 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी में पड़ती है सुख सागर लेक। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि जो है 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो वीडियो आपकी लेंथी बन सकती है। तो जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दिए, बाकी आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, अपना स्कोर चेक करना कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं 100 में से। नेगेटिव मार्किंग भी करना, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अपने नेगेटिव मार्किंग भी करना और फिर उसके बाद जो है कमेंट करके अपना स्कोर बताना। 31 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन? तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का मुख्य प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन है इसी से आपकी जो अब आगे वाली भर्तियां हैं वो होगी, ठीक है, जो नई भर्तियां हैं वो होगी। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन के नए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? शिव कुमार को, संजय कुमार को, राजकिशन पूर्ति को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी, राजकिशन पूर्ति। तो राजकिशन पूर्ति जी हैं, इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। तो इसी के थ्रू अगले साल से जो है आपकी क्लास 3 की जो है भर्तियां होगी। अभी तो एचपीपीएससी ले रहा है मगर अगली बार से कौन लेगा? हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन से ही आपकी क्लास 3 की भर्तियां ली जाएगी। इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने? राजकिशन पूर्ति बने हैं। 32 देखिए, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी लोन योजना फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24 टू प्रोवाइड लोन एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू द एलिजिबल हिमाचली स्टूडेंट? तो हाल ही में राज्य सरकार ने जो है एक योजना स्टार्ट की है। कौन सी योजना? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी लोन योजना। इसके अंडर जो है एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें लोन दिया जाएगा। तो कितने परसेंट रेट पे दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट उस पर लगेगा? तो बताइए कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा? 1%, 2%, 3% या नन ऑफ दिस? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया जाएगा विद्यार्थियों को? तो कितने परसेंट पे? 1% इंटरेस्ट रेट पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1% है। तो जो आपकी ये योजना है इसके अंडर जो है एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें एजुकेशन लोन दिया जाएगा एक तरह से। तो कितने परसेंट रेट पे? 1% रेट पे दिया जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 33, रिसेंटली जागोरी ऑफ विच कंट्री हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आपको बताना है हाल ही में किस देश की जागोरी को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो किसे जो है जोड़ा गया है? जागोरी को जोड़ा गया है। तो कौन सी देश की है ये साइट? स्पेन की, फ्रांस की, ग्रीस की, इनमें से कोई नहीं? तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है ग्रीस, ऑप्शन सी। तो ग्रीस में है ये साइट जागोरी और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 34 देखिए, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज इंडिया गॉट इट्स 54 टाइगर रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो आपको बताना है हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां जो है अपना टाइगर रिजर्व मिला है, जिसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये कौन सी जो है स्टेट में है? तो आपको बताना है हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है आपका ये टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और 54 टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। 34 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश।
35 देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेनिंग ऑफ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। तो हाल ही में भारत और किस देश ने जो है अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का जो है अपना स्टार्ट किया है। तो ये बायलैटरल ट्रेनिंग है, दो कंट्रियों के बीच में होती है, एक इंडिया इन्होंने बता दी है, दूसरी हमसे पूछ रहा है। जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, एक्सरसाइज हिरमाओ शक्ति। तो किसके बीच में होगी, इंडिया और मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या, 35 का जो राइट आंसर है वो है मलेशिया। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है एक्सरसाइज हिरमाओ शक्ति 2023। तो 35 का आंसर ऑप्शन ए है। तो करंट अफेयर की भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाले, और एक साल तक का करंट अफेयर आ सकता है, जनवरी से लेकर अक्टूबर का तो पढ़ ही लेना, और जो है करंट अफेयर आपका एक साल का जो है आ सकता है। 36 देखिए, विच इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। तो 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है, तो आपको बताना कौन सा शब्द है, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 कौन सा है, हेलुसिनेट है, मैनिपुलेट है, बैकफायर है, डिप्रेशन है। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है हेलुसिनेट। तो हेलुसिनेट ये क्या बना है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 बना है। कौन सा वर्ड, हेलुसिनेट। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 37 देखते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान कौन है, तो ये एक आपका जो है इवेंट हो रहा है, कौन सा, भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो ये आपको बताना है कहाँ पर हो रहा है, पुणे में, गाजियाबाद में, मैसूरू में, या हैदराबाद में। तो बताइए 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद में होगा भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष में रहा, तो आपको बताना है ये आपका जो हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसमें जो है सबसे टॉप में कौन सी जो है सिटी थी आपकी, इंदौर थी, मैसूर थी, कोची थी, या पंजिम थी। तो 38 का राइट आंसर क्या है, 38 का जो राइट आंसर वो है इंदौर, ठीक है। क्लीन एयर सर्वे हुआ था इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, इसमें जो टॉप में सिटी थी वो इंदौर थी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 39 है, व्हेन इज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 15 सितंबर, या 16 सितंबर। तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 14 सितंबर, 15 सितंबर, या 16 सितंबर कब मनाया जाता है। 39 का राइट आंसर क्या है, 39 का जो राइट आंसर है वो है 15 सितंबर, यानी ऑप्शन बी। तो 15 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून। तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग बिंदु का नाम क्या है। तो चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 ये मून पे उतरा था, तो कौन से पॉइंट पे उतरा था, आपको उस पॉइंट का नाम बताना है। देश शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, भारत शक्ति पॉइंट, या देव शक्ति पॉइंट। तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है शिव शक्ति पॉइंट। तो जो चंद्रयान 3 था ये मून पे जहां उतरा था उस पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 41 देखते हैं, वेयर इज लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर है, तो बताइए कहाँ पर है, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, या नन ऑफ द अबव में। तो 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तो भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। तो स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर है, जैसे एक आपका ग्लास का होता है ब्रिज टाइप, उसमें चलते हैं लोग, तो वो सबसे बड़ा कहाँ पर है, ये इंडिया में कहाँ पर है, तमिलनाडु में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 है, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो सार्क का जो है पार्ट नहीं है। तो आपको 4 कंट्रियों के नाम बोल रखे हैं, भूटान, मॉरिशियस, म्यांमार और इंडिया। तो इनमें से सार्क जो है मेंबर कौन सा नहीं है। तो आपको पता है सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, काठमांडू में है, नेपाल में, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है, 1985 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें आपकी टोटल 8 कंट्री है, कौन कौन सी, बांग्लादेश होगी, भूटान होगी, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये और श्रीलंका, ठीक है। ये 8 कंट्रीज हैं। तो इसमें से कौन सी कंट्री जो है नहीं है, वो आपका राइट आंसर कौन होगा, मॉरिशियस। तो मॉरिशियस जो है इसमें नहीं है सार्क में, बाकी आपकी 8 कंट्री से भूटान, म्यांमार, इंडिया तीनों ही है, ठीक है। तो मॉरिशियस नहीं है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो बताइए कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, या मोहम्मद शाह अब्दाली। तो 43 का राइट आंसर क्या है, 43 का जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। 44 देखिए, हु रोट आनंद मठ। तो आनंद मठ किसने लिखा है, तो आपको बताना है जो आनंद मठ है ये किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय, शरद चंद्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, या मुल्क राज आनंद।
तो बताइए आनंद मठ किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखी है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 45 क्वेश्चन देखिए, बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटर्स हैज बीन रिड्यूस टू 18 ईयर्स। तो किस संशोधन द्वारा जो है मतदाताओं की जो आयु है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी, फिर बाद में घटा के अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष के बाद जो भी होगा वो जो है वोट कर सकता है। तो कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 61st, 65th, 64th या 93rd? तो 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 61st अमेंडमेंट। तो 61st अमेंडमेंट हुई थी, इससे जो एज है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी गई थी वोटिंग के लिए। 45 का आंसर ऑप्शन ए है। 46 देखिए, लाला लाजपत राय डाइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट विच ब्रिटिश एक्ट कमीशन। तो किस ब्रिटिश जो आपका योजना थी, आयोग था, जिसके विरोध जो है लाला लाजपत राय ने जो है प्रदर्शन किया, जिस कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पुलिस ने उन्हें लाठी मार मार के जो है मार दिया था। ठीक है, तो बताइए 46 का कौन सा था? रॉयल एक्ट के विरोध उन्होंने प्रदर्शन किया, सिमोन कमीशन, बंगाल रेगुलेशन एक्ट या हंटर कमीशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? सिमोन कमीशन। तो जो सिमोन कमीशन था उसके विरुद्ध जो है लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट किया था, और जो है पुलिस ने उनको बहुत लाठियों से मारा था, जिस वजह से वो घायल हो गए थे और बाद में जाके उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो 46 का राइट आंसर क्या है? सिमोन कमीशन के विरुद्ध जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था लाला लाजपत राय ने, उनकी उसके कारण जो है मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? करेंसी बतानी है। डॉलर, पाउंड, दिनार के टाका? जैसे इंडिया की रुपीज है वैसे इंग्लैंड की क्या है? तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या है? 47 का जो राइट आंसर है वो है पाउंड। ठीक है, पाउंड। अमेरिका की क्या है? डॉलर है। वैसे ही इंग्लैंड की क्या है? पाउंड है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 48 है, वेयर डिड इंडिया लास्ट विन ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल। तो भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था, तो कहां पर जीता था? हेलेंस्की में, मॉस्को में, टोक्यो में, मेलबर्न में? तो बताइए जो इंडिया है उसने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल कहाँ जीता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉस्को। तो मॉस्को में जीता था कब? 1980 में। ठीक है, मॉस्को कहाँ है? रशिया में। तो 1980 में जो है मॉस्को में जीता था लास्ट बार ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल। ठीक है, हॉकी में। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 है, फर्स्ट इंडियन लीडर हु स्पीक इन हिंदी एट यूएनओ। तो यूएनओ में हिंदी में बोलने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो बताइए कौन थे? मुरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? तो बताइए फर्स्ट इंडियन लीडर जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में। तो 49 का राइट आंसर क्या है? 49 का जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में, पहले इंडियन लीडर भी बने थे। 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 50 देखिए, द पुष्पति नाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो पुष्पति नाथ जो है ये टेम्पल आपका कहाँ पर है? ये मंदिर कहाँ पर है? नेपाल में है, भूटान में है, असम में है, किन्नौर में? तो बताइए पशुपतिनाथ जो ये टेम्पल है ये कहाँ पर है? ये मंदिर कहाँ पर है? 50 का राइट आंसर क्या है? 50 का जो राइट आंसर है वो है नेपाल। तो नेपाल में है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चन आ गए, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के। तो वीडियो को जल्दी जल्दी कराता हूँ, वीडियो काफी लेंथी हो रही जा रही है। जैसे 51 देखिए, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पर्यायवाची जो है बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। 3 है और 1 नहीं होंगे। तो हिंदी में आपके कॉमन टॉपिक होते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, आपके ये जो है कॉमन टॉपिक होते हैं। समाज संधि, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको तो पढ़ के जाना ही है एग्जाम में। अब इसमें बोला है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? 3 होंगे, पीयूष भी है, अमिया भी है, सुधा भी है। जो आपका व्योम रस है ये नहीं है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 52, यथाशक्ति में जो है आपका कौन सा समास है? ठीक है, कौन से समास का उदाहरण है? अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? तो मैंने आपको बताया समास से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 52 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अविभाव। ठीक है, यथाशक्ति कैसा समास है? ये अविभाव समास है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 53 देखिए, स्वार्थ का विलोम। अब अपोजिट बताना है आपको, स्वार्थ का जो है अपोजिट क्या होगा? कर्तार्थ होगा, अन्यार्थ होगा, हत्यार्थ होगा या परमार्थ होगा? तो 53 का राइट आंसर क्या है? 53 का जो राइट आंसर वो है परमार्थ। स्वार्थ का जो विलोम है वो क्या है? परमार्थ है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 54 देखिए, उत प्लस चारण का संधि क्या होगी? तो आपको इसको जोड़ना है। ठीक है, ये संधि लिख रखी है, तो इसका जो है आप जोड़ के क्या आएगा इसमें से? 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का जो राइट आंसर वो है उच्चारण। ठीक है, उच्चारण बनेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उच्चारण। सही स्पेलिंग कौन सी होगी? ये वाली होगी आपकी। 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए
विद्यार्थी। अब इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद आपका ठीक है, तो बताइए 55 का राइट आंसर क्या है। 55 का जो राइट आंसर है वो है विज्ञा प्लस अर्थी, ठीक है। विद्यार्थी का कैसे करेंगे संधि विच्छेद, विज्ञा प्लस अर्थी, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट करते हैं, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो एक पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है, वैसे आपको बताना है इसमें इंद्र का स्त्रीलिंग क्या है, तो बताइए स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी, तो कौन सा सही होगा इसमें से। इंद्राणी तो सबको पता है, मगर कौन सा वाला इसमें से आएगा, तो इसका राइट आंसर है इंद्राणी, ठीक है। न के बाद बड़ी की मात्रा, अण नहीं आएगा, न आएगा, ठीक है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 57 देखिए, जिसका अनुभव किया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से, जिसका अनुभव किया हो, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत या अनुभाव्य, तो 57 का राइट आंसर क्या है, 57 का जो राइट आंसर है वो है अनुभूत, ठीक है। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अनुभूत, 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 58 देखिए, पानी में आग लगाना मुहावरे का जो है अर्थ क्या है, ऐसे बोलते हैं ना पानी में आग लगाना, तो इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन की काम करना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना, लीक के हटकर कोई काम करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है जहाँ झगड़ा होने असंभव हो वहाँ झगड़ा करवाना। पानी में आग लगाना मुहावरे का मतलब होता है जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना। 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 59 है, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ। अब बोलते हैं दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं तुम्हारे, तो इसका मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, अस्थाई होना, ज्ञान और अनुभव ना होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना या कमजोर होना। दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का मतलब क्या है, ज्ञान और अनुभव ना होना। 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 60 है, थोड़ा विद्या या धन पाकर इतराना किसे कहते हैं, ठीक है, किस कहावत को कहते हैं, तो किस कहावत का मतलब होता है थोड़ी जो है विद्या पाकर जो है आप इतरा रहे हैं, तो कौन सी कहावत है, अपनी डफली अपना राग, अज्जल गगरी छलकत जावे, आप भला तो सब भला, आशर्फी की लूट कोयले की छाप, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है अज्जल गगरी छलक जावे, यानी आदि थोड़ी आपके पास कोई ज्ञान है आप उसके लिए इतरा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी विद्या या ज्ञान पाकर इतराना, इसका जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, अज्जल गगरी छलकत जावे। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, 61 है, निरापाद में उपसर्ग है, तो निरापाद में आपको उपसर्ग बताना है, तो निरापाद कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे, निर प्लस आपका अपराध, ठीक है, अपराध, तो इसे ऐसे तोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला के आपका निरपराध बनता है, तो इसमें जो आपका उपसर्ग क्या है, उपसर्ग स्टार्टिंग वाला होता है, तो ये निर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 62 क्या है, शुद्ध शब्द छांटिए। अब आपको इसमें शुद्ध शब्द छांटना है, यानी 3 गलत होंगे और एक आपकी सही स्पेलिंग होगी। तो देखिए सबसे लास्ट वाला देखिए, श्रीमती, श्रीमती में आपका त जो है बड़ी की मात्रा है, तो इसको कट कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्या लिखा है, निरोग लिखा है, निरोग, तो यहाँ पर र के ऊपर एक र छोटी की मात्रा भी आएगी तब बनेगा निरोग, ये भी आपका गलत हो गया। अनुशंसा, ये स्पेलिंग आपकी ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद की भी स्पेलिंग ठीक लग रही है, तो दोनों ही आपकी ठीक हो सकती है, ठीक है। 62 का शुद्ध शब्द छाटिए, तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, ए भी ठीक लग रहा है मेरे को, सी भी ठीक लग रहा है, बाकी बी और डी आपकी स्पेलिंग गलत है, तो देख लेना इसको ए और सी में कौन सी स्पेलिंग ठीक है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों में से हो सकता है। 63 है, दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है, आपको विशेषण बताना है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक, तो इसका राइट आंसर क्या है, इजी सा क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है, इसमें विशेषण क्या है, अनिश्चयवाचक, 63 का आंसर ऑप्शन बी है। 64 देखिए, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, हैप्पीनेस फाइंड आउट करेक्ट अपोजिट वर्ड इन मीनिंग, तो आपको हैप्पीनेस का जो है अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या होगा हैप्पीनेस का, कंटेनमेंट, ग्रीफ, रिनाउंसिएशन, ब्यूटीफुल, तो हैप्पीनेस हो गया, उसका अपोजिट ग्रीफ हो गया, दुखी टाइप हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 65, फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर, द रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड, तो इसमें कौन सा आएगा, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द रिंग इज मेड ऑफ द, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ऑफ गोल्ड ये आपका सीधा ही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो 65 का आंसर ऑप्शन डी है, पढ़ते ही पता लग रहा है। अब इसमें आपको स्पेलिंग बतानी है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या होती है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, प्रोनाउंसिएशन की सही स्पेलिंग इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 67, हमें क्या देख रहे हैं,
पर्सन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे, जो पर्सन हर चीज़ की जो है बुरी साइड को देखेगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, इसमें आधा जो है पानी भर रखा है, तो एक व्यक्ति है जो देख रहा है कि हाँ आधा गिलास खाली है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पेसिमिस्ट बोलेंगे। वो जो है आपका डार्क साइड देख रहा है। एक व्यक्ति जो है वो देख रहा है कि हाँ ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, तो वो उसकी पॉजिटिव साइड देख रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। जैसे ऑप्टिमिस्ट यहाँ ऑप्शन दिया है, तो जो डार्क साइड देखता है वो पेसिमिस्ट, उसका अपोजिट ऑप्टिमिस्ट होता है। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 68, टू पिक होल्स। टू पिक होल्स, अब इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट समवन पार्ट ऑफ एन आइटम, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू फाइंड सम रीजन टू फाइट। टू पिक होल्स इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है। 68 का राइट आंसर क्या है, 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। टू पिक होल्स इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 69 है, अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर फिंगर ब्लैंक्स में आएगा। शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, शी हैज बॉट, शी हैज बीन बाइंग, शी बाइज, शी बॉट। तो इसका क्या है, ये लास्ट वीक है यानी पास्ट का आपको बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बॉट, ठीक है। शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं 70, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको जो है इसमें बताना है इम्पीरियस का मीनिंग कौन सा इनमें से वर्ड बता रहा है। तो इम्पीरियस का मीनिंग क्या होगा इसमें से, प्राउड, टेम्पर, टेम्पर या डिस्टेंट, तो इसका राइट आंसर है प्राउड, ठीक है। इम्पीरियस का जो मीनिंग इसमें से बता रहा है वो प्राउड है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 71 है, यूज करेक्ट एडजेक्टिव, मोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिर से करना है। मोहन इज द वाइज बॉय, वाइजर बॉय, वाइजिएस्ट, नो ऑप्शन। तो वाइजर तो आपका आता ही नहीं है, ये वाइजर कब होगा, जो कंपैरिजन के लिए होगा, ठीक है, जो आपकी सेकंड फॉर्म में कंपैरिजन के लिए आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 72 देखिए, इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस। तो इंडिया इज कमिटेड ऑफ अ पॉलिसी, टू अ पॉलिसी, विद अ पॉलिसी, फॉर अ पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर है टू, ठीक है। इंडिया इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एक्सिस्टेंस। 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 73 देखिए, वन डे यू विल रिपेंट ओवर व्हाट यू हैव डन। तो यहाँ पर आपको ओवर की जगह क्या आ सकता है, वन डे यू विल रिपेंट अबाउट वट यू हैव डन, ऑफ वट यू हैव डन, फॉर। तो इसमें ओवर ही ठीक लग रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। वन डे यू विल रिपेंट ओवर वट यू हैव डन, एक दिन तुम पछताओगे जो भी तुमने किया है, ठीक है। तो इसमें आपका ओवर ही ठीक है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, नो इंप्रूवमेंट। 74 है, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो आपको बताना है इनमें से सही जो है आपका कौन सा सेंटेंस है। वाई शी डिड लीव सो अर्ली, तो पढ़ने में गलत लग रहा है। वाई डिड शी लीव सो अर्ली, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। वाई डिड सो अर्ली शी लीव, ये भी गलत लग रहा है। वाई सो अर्ली डिड शी लीव, तो ये भी गलत लग रहा है आपका। 74 का राइट आंसर क्या है, 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वाई डिड शी लीव सो अर्ली। तो ये पढ़ने में आपका ठीक सेंटेंस लग रहा है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 75 देखिए, प्लीज गिव मी अ डैश ऑफ पेपर। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। अब पीस की स्पेलिंग बतानी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए पीस दे रखा है, ये वाला पीस कौन सा है, ये तो आपको शांति वाला होगा, तो इसको तो ऐसे ही कट कर दो। अब आपकी जैसे नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं ये एक चीज बताना आपको थोड़ा भूल गया, ज्यादा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसा है, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा पता है तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। आपको डाउट हो जाए कि दो क्वेश्चन आपको लग रहा है इनमें से एक होगा और आप उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। जब आपको क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता, ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं पता कि हाँ क्या है, तब उसको छोड़ना है। मगर आपको पता लग गया यहाँ पर पीस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पीस दूसरा होगा, पीस पेपर, जैसे टुकड़ा होगा पेपर का, तो इनमें से कोई पीस होगा। अब आपको स्पेलिंग बतानी है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। तो आपका एक ऑप्शन तो सीधा ही कट गया, तो अब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इसमें। तो ऐसा है 0.25% की जो आपकी नंबर कट रहे हैं कम होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन आपको आते थे, आपने वो अटेम्प्ट किए और बाकी आपने अटेम्प्ट किया नेगेटिव मार्किंग डर से, तो आपको कितने नंबर मिले, 60 नंबर मिले। मगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे, बाकी आपने जो है 40 में से मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, और उसमें से गलती से भी मान लेता हूं मैं आपके 7 क्वेश्चन ठीक हो गए, 7 क्वेश्चन ठीक हो गए और 23 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 23 क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर काट लो ज्यादा से ज्यादा, तो 1 नंबर तो आपको तब भी एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो 30 में से 7 के ज्यादा भी आपके ठीक हो सकते हैं। अगर आप ऐसा आपका मेथड है, आपको पता है इनमें से 2 में से एक आंसर को 50-50 है, तब आपके ज्यादा क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं। तो 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है कम होती है। जब 1/3 की हम देखते हैं वो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, वहां ज्यादा रिस्क होता है, मगर यहाँ पर थोड़ा रिस्क भी उठाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगी। तो ऐसा 60 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं बाकी छोड़ के जाना है, पेपर जो है ज्यादा करने की कोशिश करनी है, तभी आपका जो है सिलेक्शन होगी। तो ये चीज मेरे को स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं जो है क्वेश्चन को करता क्या। तो ऐसा डरना नहीं है, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है, थोड़े जो है ऑप्शन उनको एलिमिनेट करने की सोचना, फिर देखना कि हाँ इनमें से 2 में से तो एक आंसर हो ही सकता है, तब आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कम होती है। अगर सही हो गया तो सीधा 1 नंबर मिल जाएगा। तो 75 का राइट आंसर क्या है, 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीस। नेक्स्ट देखते हैं 76 है, हु इज कॉलिंग यू। तो इसमें आपको जो है बताना है, इसका चेंज करनी है वॉइस। बाय हुम आर यू कॉल्ड, बाय हुम वेर यू बीइंग कॉल्ड, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, बाय हुम
हैव यू बीन कॉल्ड। अब देखिए आईएनजी जब फॉर्म आती है तो वहाँ बीइंग लगता है, ये आपके एक्टिव पैसिव में ऐसे जो है रूल्स होते हैं। तो जब भी आईएनजी फॉर्म लगे तो बीइंग तो आएगा ही आएगा। अब देखिए 3 जगह बीइंग दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपको सीधा कट जाएगा। तो थोड़ा तुक्का यहाँ पर लगाने के लिए आपके थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब देखिए बाय हुम वेयर यू बीन कॉल्ड, बाय हुम आर यू बीन कॉल्ड, बाय हुम हैव यू बीन कॉल्ड। तो इसमें से कौन सा होगा? 76 का जो राइट आंसर है वो है बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। ठीक है, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 77, बुक कवर पेंटिंग का क्या होगा? जैसे बुक का कवर है, बुक को कवर लगाते हैं, तो पेंटिंग को क्या लगाते हैं? एग्जाम्पल वॉल, कलर या फ्रेम, तो फ्रेम लगाते हैं, सिंपल सा है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 78 देखिए सिलेक्ट द ऑड वन आउट। अब आपको ऑड वन आउट बताना है। फ्लूट हो गया, ड्रम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, हारमोनियम हो गया। तो इनमें से ऑड वन आउट क्या है? वो है ऑर्केस्ट्रा। ये तो आपके इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट, ड्रम, हारमोनियम। जो ऑर्केस्ट्रा है वो तो होते सारे लोग जो बजा रहे होते हैं एक जगह खड़े होके, तो वो तो पूरा आपका एक तरह से समूह टाइप हो गया। ये आपके जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 79 देखिए, अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखा है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, इसमें से आपको देखना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है नहीं बन सकता है इसके जो है शब्दों से। तो रिपीट नहीं होना चाहिए कोई वर्ड। तो कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? लाइजन, लोशन, ग्लोबल या नेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नेशन। ठीक है, नेशन नहीं बन सकता। देखिए 2 एन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक ही एन है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, एक ही एन है, तो नेशन आपका बन नहीं सकता वर्ड। नेक्स्ट देखिए 80 क्या देखिए, कंप्लीट द सीरीज। अब आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? 6 लिखा है, फिर क्या है 5 सॉरी 4 लिखा है। ये 4 क्या है? ये है आपका 4, तो इसको हम 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है, तो 4 लिख रखा है, तो 4 ये रहा, ये लिखा है 6, ये लिखा है 9, और ये कितना है? ये है आपका 13। तो देखिए कितना बढ़ रहा है? 4 से 6 बढ़ा, 2 बढ़ा, 6 से 9 3 बढ़ा, 9 से 13 कितना बढ़ा? 4, अगला 5 बढ़ना चाहिए, तो कितना होगा? 13 + 5 18। तो 18 को कैसे लिखेंगे? एक्स वी 1 2 3, 18 को ऐसे लिखेंगे। तो 80 का राइट आंसर क्या है? 80 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो सीरीज में अगला आपका ये आएगा 18। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट द ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर बताना है। 3 इनमें से ठीक है और एक आपका गलत है। अब देखिए 5720 लिखा है, 6710 लिखा है, 2640 लिखा है, 4270 लिखा है। तो इसमें से कौन सा अलग होगा? तो देखने से लग रहा है जैसे ही अगर आप 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आ रहा है, वैसे 6 पे 1 प्लस करोगे तो 7 आ रहा है, 2 में 4 प्लस करोगे तो 6 आ रहा है, वैसे 4 में 7 प्लस करोगे तो 11 आना था, मुझे यहाँ 2 दे रखा, तो यही आपका जो है अलग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ये अलग है। अब आपका 82 दे रखा है, आपको बताना है इसमें यदि निम्न शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो इसमें से जो है आपका आखिरी में कौन सा शब्द आएगा? तो आखिरी में कौन सा शब्द आएगा? तो देखिए स्टार्टिंग में डी आर ए 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 सब में दिया है। ठीक है, बाद में क्या है? एन है, एक में के है, एक में पी है, एक में देखिए यहाँ पर एस दे रखा है, एस है, एक में यहाँ एम दे रखा है। तो इनमें से आपको देखना है कौन सा वर्ड जो है डिक्शनरी में लास्ट में आएगा। तो ऐसी बोल दी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आ गया, के एल एम एन, एम आ गया, एन आ गया, पी क्यू आर एस, एस देखिए लास्ट में आ रहा है। तो इसमें से लास्ट में डिक्शनरी में कौन सा आएगा? ड्रास्टिक आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? आपका ड्रास्टिक आएगा। डी आर ए तो सब में था, डी आर ए हमने देखा ही नहीं, बाकी लास्ट फिर देखा उसका अगला वर्ड एस था या एम था या एन था, पी था, तो एस वाला सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। 83 देखिए वर्ड विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखिए 4 लिखा है, 7 लिखा है, 12 लिखा है, 19 लिखा है, 28 लिखा है, इसके आगे क्या आएगा? 4 से 7 जाओगे कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, 7 से 15 गए 5 बढ़ा, 12 से 19 गए 7 बढ़ा, 19 से 28 के कितना बढ़ा? आपका यहाँ 9 बढ़ा। अब अगला कितना? 11 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 3 5 7 9 2 बढ़ रहे हैं तो 11, तो 28 + 11 कितना हो गया? यहाँ पर आपका 39 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। अब अगर हम बोलें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, ठीक है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ वी होना चाहिए था पहला वाला। अब ऑप्शन में देखिए वी कहाँ दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है, आगे का देखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो इसको भी देख सकते हो सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो आई जे आना चाहिए था, मगर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में टाइम ज़्यादा लगता है, तो टाइम नहीं लगाना, अगर आंसर निकाला तो जल्दी से निकाल दो। वी आई जे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 85 के दे रखा है, अब एक कोड दे रखा है आपको। फायर को कोड कैसे करेंगे? डीजीपीसी। अब इसमें बोला है शॉर्ट को कैसे कोड करेंगे, शॉर्ट का लास्ट लेटर बताना है। तो यहाँ पर लिखा है फायर, ठीक है, एफ आई आर ई, फायर को कोड कैसे किया है? डी जी पी सी। अब बोल रहा है शॉर्ट को जो है कोड कैसे करेंगे शॉर्ट को, और ये वाला जो लास्ट टर्म है वो बतानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सी लिख रखा है,
तो क्या होता है ए बी सी डी, डी ई, फिर देखिए डी ई एफ, डी ई एफ, तो एक आपका बढ़ रहा है, ठीक है, डी ई एफ एक के बाद दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो आर और एस, ठीक है, आर एस टी मतलब दो बढ़ाने हैं, ठीक है, तो दो बढ़ रहा है +2 हो रहा है, ठीक है, ऊपर जाना है तो +2 करना है आपने बस हर एक लेटर में। तो वैसे ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे +2 करेंगे, तो आर में अगर दो बढ़ाओगे तो लास्ट टी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 85 का राइट आंसर क्या है, 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन अ रो ऑफ पर्सन सौरभ इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड गौरव इज 15 फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन सौरभ एंड गौरव। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते रहते तो आपका टाइम वेस्ट ही होता, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होगी है। क्या गलती होगी, यहाँ बताया नहीं रो में टोटल कितने बंदे हैं, ठीक है, ये तो बोल दिया सौरभ जो है 13 है लेफ्ट से, गौरव जो है 15 है राइट से। तो जैसे ये आपका एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो जो सौरभ है वो क्या 13 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से यहाँ 13 में है सौरभ, और जो गौरव है 15 है राइट साइड से, तो यहाँ से देखेंगे आप 15 है, ठीक है, यहाँ से 15 है गौरव और यहाँ से 13 है सौरभ। अब ये तो बताया नहीं टोटल कितने बंदे हैं रो में, तो आप कैसे फाइंड करोगे इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है। तो क्वेश्चन गलत था, सॉल्व करते रहोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा तो उसको छोड़ देना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट मत करो, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, उसके बाद लास्ट में वो चीज़ें देखने जो नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करते गए और बाकी क्वेश्चन आपके छूटे गए, लास्ट में टाइम ही कम बचा था, फिर तुक्के लगाने पड़ गए। तो ऐसा है, अगर नहीं निकल रहा कभी कभी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन गलत था, इसमें लिखा होना चाहिए इन अ रो ऑफ 30%, ठीक है, 30% होने चाहिए थे इसमें, तो 30% अगर होते तो इसमें आप बता सकते कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब जैसे राइट से जो है गौरव की पोजीशन 15 है, अगर हमें लेफ्ट से निकालनी होगी क्या करना होगा, 30% टोटल है, 15 वही उसकी राइट से पोजीशन है, +1 कर दो, कितने हो गए, ये आपका 16 आ गया। तो राइट से उसकी पोजीशन कितनी होनी थी गौरव की, वो 16 होनी थी, तो 16 और 13 के बीच में कितना हो गया, 14 और 15, 2 का गैप है, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर होना, दो व्यक्तियों का जो है गैप है उनके बीच में, तो 86 राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 87, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट देन ही टर्न्स साउथ। अब आपको यहाँ पर जो है डायरेक्शन बता रखी है, सीधा बना देता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बंदा है, अब वो जाता है 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 1 किलोमीटर ये हो गया ईस्ट की तरफ चले गया, फिर देन ही टर्न साउथ एंड 5 किलोमीटर, तो साउथ की तरफ गया 5 किलोमीटर, फिर बोल रहा है ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर जाएगा, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर और चला देते हैं, फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न करता है और 9 किलोमीटर चलता है, अब 9 किलोमीटर चला, अब आपको बताना है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस बताना है। तो 1 किलोमीटर तो हमें पता है, ये नीचे वाला ये 2 था तो ऊपर भी 2 होगा, तो टोटल कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया आपका, और यहाँ पर देखिए 5 था तो ये भी 5 होगा, टोटल 9 है, तो 9 में से 5 गया, ये 4 हो गया, तो 3 और 4 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को ऐड करो 25 आ गया, 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का रूट कर दो तो 5 आ गई, तो 5 इसकी राइट आंसर, यानी ये कितना है, ये 5 होगा आपका राइट आंसर। तो 87 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 किलोमीटर है। अब 88 देखते हैं, इसमें बोला है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन संजय सेड, तो संजय क्या कहता है, संजय लिख लीजिए, यहाँ पर संजय कुछ कह रहा है, किसी बंदे को देख के बोल रहा है, तो बंदे को यहाँ लिख दीजिए हिज मदर, तो यानी जो बंदा है उसकी जो मदर है, ठीक है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो उसका जो फादर है उसकी इज द वाइफ ऑफ द फादर सन, तो उसके फादर की जो वाइफ है उसका सन है। तो इसमें इसमें आगे बोला ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, तो उसका जो फादर है यानी वो एकलौता बच्चा है, ठीक है, तो उसकी वाइफ है, ठीक है, हिज मदर इज द वाइफ, तो उसकी वाइफ है उसकी मदर, तो वो क्या लगी, यानी संजय उसका फादर हो गया और जो व्यक्ति है वो क्या लग रहा है उसका फादर है। तो इसमें पूछा है जो बंदा है वो संजय का क्या है, ठीक है, हुज पोर्ट्रेट वॉज संजय लुकिंग एट, तो संजय किसकी पोर्ट्रेट को देख रहा है, अपने सन की, हिज सन, ठीक है, उसके बच्चे की पोर्ट्रेट को देख रहा है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 89 देखिए, अब इसमें कोड दे रखा है एक, ठीक है, कोड दे रखा है, मूवमेंट को कैसे कोड कर रहा है, MOMENT, ये एक मूवमेंट है, इसे कोड किया है OMOCPR। अब आपको देखना है, अगर आप अल्फाबेट ABCD पूरी लिख दोगे तो अल्फाबेट से आपके जल्दी आंसर निकल जाएगा। जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले ABCD पूरी आपकी अल्फाबेटिक सीरीज है उसको लिख देना और नंबरिंग भी कर देना। अब जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो। देखिए M के बाद O कब आएगा, जब +2 करोगे, ठीक है, +2 करोगे कैसे, MNO, ठीक है। अब O के बाद M कब आएगा, जब आप -2 करोगे, ठीक है, O क्या मतलब MNO, ठीक है, उल्टा चले गया, -2 हो गया, फिर यहाँ +2 होगा, M के बाद O कब आएगा, E के बाद C कब आ रहा है, देखिए ABCDE, ठीक है, ABCD, तो ये आपका -2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, CDE,
यहाँ पर +2 होगा, यहाँ -2 होगा, तो 2 बढ़ रहा है अल्फाबेट, कहीं पर 2 घट रहा है, ठीक है, एक सीरीज चल रही है। वैसे ही अब आपका यहाँ पर थर्मो लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा पहले, फिर -2 होगा, +2 होगा, ऐसे आपके सारे आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 89 का राइट आंसर क्या है, 89 का डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन डी, ठीक है। कोड क्या था, पहले M से O +2 हुआ, O से M -2 हुआ, M से O +2 हुआ, E से C -2 हुआ, N से P +2 हुआ, ऐसे आपका चल रहा है। तो इसमें भी वैसे करना है, +2 बढ़ाना है, -2 करना है, जो आपके लेटर है, और आपका आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7% PQRSTUV आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, एक रो में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब स्टेटमेंट्स क्या बोलिए, देयर इज 1% बिटवीन T एंड U, तो T और U के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। V इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, तो V जो है इमीडिएट राइट है P के, तो P के बगल में जो है V है राइट में। Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, तो जो Q है वो इमीडिएट लेफ्ट है यू के, ये भी होगी एक स्टेटमेंट। देयर आर 1% बिटवीन एस एंड पी, तो एस और पी, ठीक है, एस और पी, एस और पी के बीच में एक व्यक्ति है। एस इज नॉट नेबर ऑफ वी, ठीक है, तो वी के अगल बगल में जो है एस नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर बोला देर आर 2% बिटवीन वी एंड यू, तो वी और यू के बीच में 2% है, ठीक है, वी और यू के बीच में 2% है, तो 2% ऐसे बना देते हैं हम। नेक्स्ट बोला आर इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, ठीक है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। अब देखिए पहले हमें दिया था U के इमीडिएट लेफ्ट में Q है, तो इसको हटा दो, यहाँ Q लिख दो, यहाँ पर Q आएगा। फिर बोल रखा है, फिर बोल रहा है P है जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है V के, तो P यहाँ पर आएगा, ठीक है, P भी आ गया हमारा। अब हमारा क्या है, जो हमारा SOP है, तो SOP आएगा, तो S यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि V के अगल बगल S नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है, तो S क्या आएगा, S यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अब TOU होना चाहिए, तो TOU कैसे होगा, T अगर यहाँ पर आएगा, T यहाँ पर हो गया, तो TOU हो गया, तो हमारा आ गया, बीच में क्या है, V है, बीच में V है, ये आपकी रो है, ऐसे बैठे हुए हैं, तो बीच में V है, तो 90 का राइट आंसर क्या है, 90 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। 91 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, ठीक है, दो नंबर का जो सम है वो 75 है। अगर एक नंबर -95 है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, एक नंबर 75 है, दूसरा x है, इनको जब सम करोगे तो कितना आएगा, सम ऑफ टू नंबर, सॉरी सम ऑफ टू नंबर लिखा है, तो दो नंबर है, एक नंबर बताया 95 है, दूसरा हमें पता नहीं है, इनका सम किया तो 75 आया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -95 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 95 + 75 कितना हो गया, ये आपका 170 होता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा नंबर क्या है, 170 है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। What will be 80% of a number whose 200% is 90, तो आपको बताना है 80% क्या होगा उस नंबर का जिसका 200% 90 है, तो 200% है x का, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 करोगे, ये किसके बराबर है, 90 के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 काटो, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 45 आ जाएगी, तो x की वैल्यू जो नंबर है वो 45 है। अब इसका 80% बताना है, तो 45 × 80 डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कटा, 5 9 जा होता है, 5 2 जा होता है, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 9 जा कितना हो गया 30, 4 9 जा आपका होता है 36, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो 92 का राइट आंसर क्या है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, तो 80% उस नंबर क्या होगा 36 होगा। 93 है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर देन रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो इसमें एरिया बताया सर्कल का। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है, ये हमें बता दिया 2826, तो बस यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2826, ठीक है, डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, उधर जाके 22 डिवाइड में चल जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में, इसको काटो 11 सा, ये हो गया 1413। अब 1413 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 128 कुछ आ रहा है, 128 समथिंग कुछ आएगा, और इंटू 7 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 896, ठीक है, समथिंग ऐसे होगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू इतना आ रही है, तो आर स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, तो 900 के आसपास है, तो 30 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, अप्रॉक्स में निकलेगा, करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इसको सॉल्व करने लगोगे कि यहाँ करेक्ट ही निकालना, तो करेक्ट नहीं अप्रॉक्स में देख लेना, जब इसको सॉल्व करोगे 896 के आसपास आएगा, तो ये किसके पास है 900 के, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो 30 जो इसका राइट आंसर आर की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं करनी है, अगर आंसर नहीं निकल रहा तो छोड़ देना, लास्ट में देख लेना, इसमें जो है आपके अप्रॉक्सीमेट आपको जो है वैल्यू बतानी थी, तो 30 सेंटीमीटर आएगी, एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पाओगे। 94 है, अ सम ऑफ
10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find out the amount to be paid after 2 years. ठीक है, 2 साल के लिए जो है 10,000 रुपये लिए गए, 15% जो है प्रति वर्ष जो है ब्याज लगना था। 2 साल बाद जो है कितना रुपए देंगे, तो 10,000 रुपये दे रखे ले रखे हैं। ठीक है, 10,000 में पहले साल 15% लगाओगे तो कितना हो गया, 15% लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना हो गया 1,500 रुपये, 1,500 हो गए। दूसरे साल भी 1,500 लगेंगे, तो टोटल कितना 3,000 रुपये आपके लग गए जो है इंटरेस्ट। टोटल आपने लिया था 10,000, 10,000 में 3,000 प्लस करो तो कितना हो गया 13,000। इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 95 देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 और इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 10, डायगोनल 2 है 8.2, ये आपका 2 5 10 होता है। 5 को जब 8.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 41 आएगा, तो 41 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 95 का। नेक्स्ट देखते हैं 96, द एजेस ऑफ राम एंड श्याम डिफर बाय 20 ईयर्स। इफ 5 years एगो राम वॉज 5 times एज ओल्ड एज श्याम, देयर प्रेजेंट एज आर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, राम और श्याम। ठीक है, राम प्लस श्याम की जो एज है वो 20 साल है। ठीक है, डिफर मतलब माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है। राम और श्याम की जो एज है वो कितनी है, 20 ईयर का गैप है, तो राम में से श्याम की एज माइनस करो, ये हो गया 20। ठीक है, पहली इक्वेशन बना दी। अब 5 साल पहले बोल रहा है, ठीक है 5 साल पहले बोल रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, राम इक्वल टू 20 प्लस एस। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 साल पहले बोल रहा था, तो राम की जो एज है उसमें 5 साल घटा दो, तो यहाँ पर 20 है, तो 5 घटाओगे कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका एस प्लस 15। ठीक है, एस प्लस 15 ये एज है। और शाम की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, शाम की एस से -5 कर दो, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। फिर बोल रहे हो 5 शाम थी, 5 गुना थी शाम की एज की, तो राम की एज 5 गुना होगी तो इंटू 5 करोगे। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 + 15 है, यहाँ पर आपका 5s हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये 4s हो गया, वहाँ पर आपका जो है ये जाएगा तो प्लस कर जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा, तो s की वैल्यू 10 आ रही है। तो शाम की जो एज है वो 10 है, तो राम की कितनी होगी, राम की कितनी होगी, राम की जो है 30 हो जाएगी, क्योंकि 20 + s है, तो 10 करोगे तो 30 और 10 इसका राइट आंसर है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 97, 15 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 35 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 21 मैन रीप द फील्ड। तो इसमें बोल रहा है 15 बंदे जो है एक फील्ड है उसको जो है रीप करते हैं 35 दिन में, तो 21 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है 15 × 35, ये टोटल वर्क है। ठीक है, 15 बंदे 35 दिन में कर रहे हैं, तो 21 बंदे कितने दिन में करेंगे, इंटू एक्स कर दो, वर्क तो सेम ही रहेगा आपका। तो इसमें जो है आपको बस करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 21, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 5 = 15, 3 7 = 21, 7 5 = जो है आपका 35 होता है, 5 × 5 25, तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो 21 बंदे कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में उस काम को कर देंगे, रीप कर देंगे उस फील्ड को। 98 है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट एंड डायमंड। तो एक ताश का पत्ता है, उसमें हार्ट कितने होते हैं 13 होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, तो टोटल कितने 26 पत्ते जो है आपके हो गए। टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, 52 टोटल पत्ते होते हैं, उसमें से 13 आपके हार्ट के और 13 डायमंड के, यानी 26 जो है आपके प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, अगर एक ताश का पत्ता है उसमें से एक पत्ता निकालो, वो हार्ट और डायमंड का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, a boat goes 40 km upstream in a 8 hours, 36 km downstream in 6 hours, the speed of the boat in still water। तो एक बोट है वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 8 घंटे में और नीचे 36 किलोमीटर आती है 6 घंटे में। तो आपको बताना है जो बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर ऊपर जाएगी 8 घंटे में, तो कितना हो गया आपका जो स्पीड है वो कितनी आ गई, यहाँ 5 आ गई। दूसरे में 36 किलोमीटर नीचे आएगी 6 घंटे में, तो कितना हो गया 6 आपकी स्पीड होगी। तो 5 + 6 कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपकी स्टिल वाटर में बोट की स्ट्रीम आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो 5 + 6 11 हो गया, डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया आपका 5.5 हो गया। तो 99 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 5.5 किलोमीटर है। अब देखिए 100 दिया है, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम इज 60, इफ द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन आर नेगलेक्टेड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय रिमेनिंग प्लेयर इज इंक्रीज बाय 5%, हाउ मेनी रन वेर स्कोर्ड बाय द कैप्टन। अब देखिए एक टीम है उसमें 11 प्लेयर हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, वो है 60, तो इसको इंटू करो तो टोटल स्कोर कितना हो गया 660 हो गया। अब बोल रहा है अगर हम जो है कैप्टन को निगलेक्ट कर दे, हटा दें, तो कितने प्लेयर बचे, 10 प्लेयर बचे। अब जो एवरेज स्कोर है वो 5 से बढ़ जाएगा, तो पहले कितना था 60 था, तो अब कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो अब स्कोर जो है 650 हो गया। तो टोटल टीम का स्कोर 650 है, अगर कैप्टन को हटा दे तो 650 स्कोर हो जाएगा। तो कितना गैप है, 10 का गैप है, तो कैप्टन ने कितने रन मारे होंगे, 10 रन
क्वेश्चन हमारे होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो टोटल 100 के 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप अपना स्कोर जो है कमेंट में मेरे को बताना, और जितने भी क्वेश्चन गलत हुए उनकी नेगेटिव मार्किंग भी करना, फिर अपना स्कोर बताना कि कितना इस मॉक टेस्ट में आपका जो है स्कोर है। बाकी मेरे ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने लेटेस्ट पैटर्न में जो है 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं, और कुछ न्यू सिलेबस जो आपका ऐड हुआ है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ऐप को नीचे से डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, और एक बार उस कोर्स के कंटेंट को चेक करना, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब जो आपका एग्जाम है आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना। बाकी इस वीडियो को इतने रखता हूँ। अगर और भी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, तो वीडियो को जो है लाइक करना और जो है सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जो है मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।